जय हिंद साथियों। हम लोग इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे जो भी यूपी पीसीएस या बीपीएससी मेंस में आए हैं। तो शुरुआत हम करेंगे अभी 2 क्वेश्चन से, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली हम लोग बढ़ते जाएंगे। तो आज शुरुआत में 2023 का मेंस पेपर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे यूपी पीसीएस का, और कल डिस्कस करेंगे बीपीएससी के। तो हर दिन दो दो क्वेश्चन दोनों ही एग्जाम से लेते रहेंगे ताकि हमारी जो प्रिपरेशन है वो इंक्लूसिव हो सके। एंड में आपको मेंस मेंटरशिप के बारे में भी बताया जाएगा। तो पहले आप क्वेश्चन आंसर देखिए, उसके बाद आप मेंस मेंटरशिप के बारे में और जानकारी ले सकते हैं। तो हम लोग शुरुआत करेंगे यूपी पीसीएस मेंस 2023 के पेपर से। तो ये जीएस 1 का क्वेश्चन है। देखते हैं क्या पूछा गया है। वैदिक साहित्य का परिचय दीजिए। वैदिक साहित्य का परिचय दीजिए। गिव एन अकाउंट ऑफ वैदिक लिटरेचर। वैदिक लिटरेचर के बारे में जानकारी दीजिए, साहित्य का परिचय दीजिए, आपसे ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हम लोग देखते चलेंगे कि क्या क्या एलिमेंट्स इंक्लूड करने हैं हमें क्वेश्चन में, क्या क्या चीज़ों को परिभाषित करना है, क्या क्या चीज़ों का प्रसंग देना है। ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एक बेहतरीन परिभाषा होनी चाहिए, ठीक है। एक बेहतरीन परिभाषा और एक बेहतरीन कंक्लूजन आपके आंसर में होना चाहिए, और इतना ज़्यादा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए कि वो ध्यान आकर्षित करे, अटेंशन ग्रैबिंग हो, कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन दोनों ही। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या होगा इसका डेफिनेशन यहाँ पे। तो यहाँ पे कीवर्ड जो दिया गया है वो वैदिक लिटरेचर है। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो इंट्रोडक्शन हो वो वैदिक लिटरेचर पर ही बेस्ड हो, ठीक है। तो आप हिंदी में कैसे ये अगर आपको लिखना है तो इसको कैसे परिभाषित करेंगे। वैदिक साहित्य प्राचीन संस्कृत में रचित पवित्र ग्रंथों के उस समूह को संदर्भित करता है जो भारतीय आध्यात्मिक, दार्शनिक और सांस्कृतिक परंपराओं की आधारशिला है, ठीक है। तो ये अगर आप ये लिखते हैं कि वैदिक लिटरेचर जो है वो भारत के आध्यात्मिक, दार्शनिक और सांस्कृतिक परंपराओं की आधारशिला है, तो बहुत उत्तम नंबर आपको मिलेंगे। सिमिलरली अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं, वैदिक लिटरेचर रिफर्स टू एंशिएंट बॉडी ऑफ सेक्रेड टेक्स्ट कंपोज्ड इन संस्कृत forming the foundational framework of Indian spiritual, philosophical and cultural traditions। अब उसके आगे आप लिख सकते हैं, इसमें 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इनके साथ साथ कुछ सहायक ग्रंथ, एसोसिएटेड टेक्स्ट होते हैं, जैसे ब्राह्मण्स, अरण्यक और उपनिषद। अगर आप उदाहरण देना चाहते हैं, एग्जाम्पल देना चाहते हैं अपने डेफिनेशन को सपोर्ट करने के लिए, इंट्रो को सपोर्ट करने के लिए, तो बेशक आप दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण के तौर पे दिया हुआ है ऋग्वेद, जो कि सबसे प्राचीन है। इसमें अग्नि, इंद्र और वरुण जैसे देवताओं को समर्पित स्रोत शामिल हैं। हिम्न डेडिकेटेड टू डीटीज लाइक अग्नि, इंद्र एंड वरुण, जो क्या करते हैं, जो रिफ्लेक्ट करते हैं अर्ली रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड कॉस्मोलॉजिकल आइडियाज। मतलब क्या हुआ, जो प्रारंभिक धार्मिक प्रथाओं और ब्रह्मांडीय विचारों को प्रतिबिंबित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, आप साथ साथ नोट करते चलिएगा। हालांकि इसका पीडीएफ हम आपको पीसीएस फिल्टर्ड टेलीग्राम ग्रुप पे आपको दे देंगे, और पीसीएस फिल्टर जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वहाँ पे जाके इस पीडीएफ को, इस डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। फिर अब हम क्या करेंगे, डेफिनेशन के बाद जनरली क्या करते हैं बच्चे कि जनरली बॉडी लिखने लग जाते हैं, लेकिन आप अगर एक लाइन में, 2 लाइन में कुछ प्रसंग दे देंगे तो उससे क्या होगा, कुछ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर देंगे तो उससे क्या होगा, पृष्ठभूमि अगर मिल जाती है तो वो इंट्रोडक्शन और बॉडी को अच्छे से लिंक कर पाती है, ठीक है। तो ये लॉजिकल फ्लो आप स्टैब्लिश कर पाते हैं जब आप ये हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट या किसी भी तरीके का कॉन्टेक्स्ट या कुछ ऐसी पृष्ठभूमि दे देते हैं जो कि वैदिक लिटरेचर या जो कि कीवर्ड से संबंधित हो। तो यहाँ पे हम कैसे देंगे, तो देखिए यहाँ पे हम ऐतिहासिक प्रसंग दे सकते हैं, सामाजिक प्रसंग दे सकते हैं, दार्शनिक प्रसंग दे सकते हैं। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखेंगे कि ये जो वैदिक लिटरेचर है इसकी उत्पत्ति हुई थी, इसकी उत्पत्ति जो हुई थी ये 1500 बीसी के दौरान हुई थी, अर्ली वैदिक पीरियड के दौरान। और उसके बाद क्या हुआ था, लेटर वैदिक पीरियड में इसको कोडिफिकेशन किया गया था। ये जो टेक्स्ट थे इनका कोडिफिकेशन हो गया था, एंड फिलोसफिकल एक्सपेंशन थ्रू उपनिषदिक थॉट। तो ये क्या लिखा है यहाँ पे, इनका संहिताकरण हुआ जिसमें अनुष्ठानों और उपनिषदों के माध्यम से दार्शनिक विस्तार देखा गया। तो ये आप अगर ये प्रसंग लिख देते हैं तो बहुत अच्छे से आपको एक ये समझ में आएगा कि हाँ, आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की है। देखिए आपको एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिला है, कुछ ना कुछ सभी लिखेंगे, पर आप अपने आप को अलग कैसे करेंगे, तो अलग आप इन्हीं सब चीज़ों को इंक्लूड करके करते हैं। सामाजिक प्रसंग में आपको बताना है तो आप बता सकते हैं कि वैदिक लिटरेचर में क्या है, इसमें सामाजिक संरचना के विकास का वर्णन मिलता है।
Vedic literature talks about evolving social structure, including वर्ण system, kinship patterns and rituals aimed at societal harmony. इसमें क्या क्या व्यवस्थाएं मिलती हैं? वर्ण की व्यवस्था मिलती है, कुटुंब की व्यवस्था मिलती है और सामाजिक समरसता के लिए अनुष्ठानों का उल्लेख है। जैसे पुरुष सूक्त में क्या दिया हुआ है? समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया हुआ है। ये कहाँ पे दिया गया है? ये पुरुष सूक्त में दिया गया है। तो ये हो गया आप सामाजिक प्रसंग, सोशल कॉन्टेक्स्ट। इसमें से आप एक ही कॉन्टेक्स्ट को ही लिखिएगा, ऐसा नहीं कि आप तीनों कवर करने लग गए, क्योंकि मैक्स आप 250 शब्दों में ही लिख सकते हैं। तो आपको बहुत ही चुनिंदा शब्दों का इस्तेमाल करना है, चुनिंदा प्रसंग या चुनिंदा पृष्ठभूमि का वर्णन करना है। तो यहाँ पे फिलोसफिकल कॉन्टेक्स्ट में आप ब्राह्मण और आत्मन की बात कर सकते हैं। उपनिषद में जो ब्रह्म की और आत्मा की विचारों को प्रस्तुत किया गया है, इसको आप बता सकते हैं, ठीक है। विच इंक्लूड्स प्रोफाउंड मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट्स लाइक ब्राह्मण एंड आत्मन, जो कि उपनिषद में जिसकी चर्चा की गई है। इसके बाद हम बॉडी की बात कर लेते हैं कि मुख्य भाग कैसा होगा। हमने डेफिनेशन देखा, हमने डेफिनेशन के बाद क्या देखा कि कैसे कॉन्टेक्स्ट देके, पृष्ठभूमि देके हम इंट्रो या डेफिनेशन को बॉडी से जोड़ सकते हैं। अब हम बॉडी पे आ गए हैं, तो मुख्य भाग में हम क्या लिखेंगे? हम वैदिक साहित्य की संरचना लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें आप ऐसे, अगर आप डायग्राम बनाना चाहें तो आप ऐसे डायग्राम बना के कुछ अच्छा सा दिखा सकते हैं। 4 चीज़ें, संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद, ठीक है। कोशिश करिएगा आप ऐसे कुछ डायग्राम बना के दिखा दीजिए। तो ये हो गया मुख्य भाग, या हो गया ये वैदिक साहित्य की संरचना, वैदिक लिटरेचर के स्ट्रक्चर, जिसमें आप ये बता देंगे कि संहिता है, ब्राह्मण्स हैं, अरण्यक्स हैं और उपनिषद से। अगर आप चाहें तो आप टाइप्स भी हल्के से दिखा सकते हैं। टाइप्स क्या क्या होते हैं? तो टाइप्स में है श्रुति और स्मृति। श्रुति का अर्थ है सुनना, यह उन पवित्र ग्रंथों को संदर्भित करता है जिनमें वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद शामिल हैं। उसी तरीके से स्मृति का अर्थ है याद किया हुआ। इसमें उत्तर वैदिक शास्त्रीय संस्कृत साहित्य शामिल है, जैसे कि वेदांग, षड दर्शन, पुराण, इतिहास, उपवेद, तंत्र, आगम और उपांग सम्मिलित हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने मुख्य भाग में क्या देखा कि आप संरचना दे सकते हैं और आप वैदिक साहित्य के प्रकार दे सकते हैं, क्योंकि आपको बोला गया है कि वैदिक साहित्य का परिचय दीजिए। तो आप परिचय में क्या लिखेंगे? स्ट्रक्चर कैसा है, टाइप्स कहता है, इनके आयाम क्या क्या हैं, इनके डायमेंशंस क्या क्या हैं, वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चर्चा करेंगे। यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर देख लिया। संहिताज में आप बता सकते हैं ऋग्वेद के 10 मंडल के बारे में, ब्राह्मणास के बारे में आप बता सकते हैं, आते ब्राह्मण का जिक्र कर सकते हैं, अरण्यक के बारे में चर्चा कर सकते हैं। अगर आपको कोई पर्टिकुलर अरण्यक के बारे में पता हो तो आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं। फिर उपनिषद के बारे में आप बता सकते हैं, छंदोग्य उपनिषद, मुंडक उपनिषद, बहुत सारे उपनिषद, 108 उपनिषद हैं, तो आप उनमें से कुछ भी लिख सकते हैं ना। इसमें हम आयाम की चर्चा करेंगे कि डायमेंशंस क्या क्या हो सकते हैं। तो सोशल डायमेंशन की बात करें तो इसमें क्या, सोशल डायमेंशन में वैदिक लिटरेचर में क्या ऐसा चीज़ है जो कि सोशल डायमेंशन को रिफ्लेक्ट करता है? तो इसमें अश्वमेध के बारे में, अश्वमेध यज्ञ के बारे में है, राजसूय अनुष्ठान के बारे में है, ठीक है। साथ ही साथ धर्म या सोसाइटल ड्यूटीज़ के बारे में भी बताया गया है, सामाजिक कर्तव्यों के बारे में भी जोर दिया गया है, ठीक है। इसमें अश्वमेध और राजसूय जैसे अनुष्ठानों का दस्तावेजीकरण है जो राजतंत्र को सुदृढ़ करने का उद्देश्य था। उदाहरण के तौर पे आप अथर्ववेद में मंत्र और उपचार शामिल हैं जो लोक परंपराओं को दर्शाते हैं। तो ये हो गया सोशल डायमेंशन। इकोनॉमिक डायमेंशन या आर्थिक आयाम में आप क्या लिख सकते हैं कि कृषि, पशुपालन और व्यापार को आर्थिक स्तंभों के रूप में वर्णित किया गया था वैदिक लिटरेचर में। जैसे कि प्रारंभिक कर व्यवस्था थी, टैक्सेशन सिस्टम था, जैसे बलि दिया जाता था ऑन सरप्लस प्रोड्यूस, ठीक है। निशाक जो गोल्ड ऑर्नामेंट था उसके बारे में चर्चा की गई थी, तो आप इसको बता सकते हैं, जो गोल्ड कॉइन था निशाक, इसके बारे में आप चर्चा कर सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे प्रस्तुत कर सकते हैं। इससे आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो स्ट्रांग होगा। फिर आप इन्वायरमेंटल डायमेंशन के बारे में बात करते हैं, जैसे जो यज्ञ होता था वो मानवता और प्रकृति के बीच सामंजस्य का प्रतीक था, तो आप इसको बता सकते हैं उदाहरण के तौर पे। या उदाहरण के तौर पे ऋग्वेद के स्रोत नदियों जैसे सरस्वती और गंगा की पवित्रता का गुणगान करते हैं, तो ये हो गया पर्यावरणीय आयाम। इसके बाद हो गया आपका पॉलिटिकल डायमेंशन या राजनीतिक आयाम। क्या था? तो इसमें गवर्नेंस सिस्टम की बात की थी, कैसी जनजातीय प्रमुखता या राजतंत्र क्या क्या तरीके का था, इसके बारे में बात होती है ना। राजतंत्र को धर्म से जोड़ा गया था और यज्ञों द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये आप जानते होंगे। जैसे आप बता सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं शतपथ ब्राह्मण का, जो कि
शाही अभिषेक समारोह का बहुत विस्तार से चर्चा करता है। तो ये आपको याद रखना है। कोरोनेशन सेरेमनी के बारे में शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख है, ये आप बता सकते हैं। फिर कल्चरल और रिलीजियस डायमेंशन में आप बता सकते हैं कि कैसे कल्चर या रिलीजियस डायमेंशन कैसे इवॉल्व हुए थे वैदिक लिटरेचर की वजह से। जैसे रिच कल्चरल म्यूजिकल जो हमारे यहाँ संगीत का जो एक कल्चर है वो कहाँ से निकला था, वो सामवेद से निकाला गया था। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। इसी तरीके से यूनिवर्सल वैल्यूज़ जैसे कि ट्रुथ और नॉन वायलेंस, इन सब सारी चीज़ों की चर्चा हमारे उपनिषद में की गई थी, है ना। तो ये कल्चरल और रिलीजियस डायमेंशन हो गया। एग्जाम्पल पे आप सामवेद का एग्जाम्पल इंक्लूड कर सकते हैं, विच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक ट्रेडिशन। सामवेद भारतीय शास्त्रीय संगीत परंपराओं को नींव प्रदान करता है। तो आप इस तरीके से एग्जाम्पल दे सकते हैं। कोशिश करिएगा कि हर जगह एग्जाम्पल दीजिए। जितने पॉइंट लिखिए, आप 3 पॉइंट लिख रहे हैं 3 एग्जाम्पल दीजिए, 10 पॉइंट लिख रहे हैं 10 एग्जाम्पल दीजिए, लेकिन आप एग्जाम्पल जरूर दीजिएगा। इससे क्या होगा, आपके जो आर्ग्यूमेंट है वो स्ट्रांग रहेंगे, एकदम से जेनरिक नहीं लगेंगे कि कुछ भी लिखे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कोशिश की है जितने ज़्यादा एग्जाम्पल से आप अपने आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट कर पाए उतना अच्छा है। अब आप यहाँ परिचय को आगे बढ़ाते हुए आपने क्या क्या देखा, इंट्रोडक्शन देखा, ठीक है, या डेफिनेशन देखा। इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन के बाद हमने कॉन्टेक्स्ट दिया, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट के बाद हमने बॉडी लिखी। ठीक है, तो ये देखिए ये 4 डायमेंशन हमने लिख दिए ऑलरेडी। ठीक है, सॉरी 3, इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन, फिर कनेक्टिंग कनेक्टिंग बैकग्राउंड या कनेक्टिंग कॉन्टेक्स्ट, और फिर बॉडी। अब क्या आएगा, अब क्रिटिसिज्म आएगा। ठीक है, क्रिटिसिज्म से क्या होता है, आपका जो आर्ग्यूमेंट होता है वो बैलेंस होता है, आंसर बैलेंस लगता है। आप यही नहीं दिखा रहे हैं कि आप एक ही डायमेंशन में आंसर लिखे जा रहे हैं, यूनी डायमेंशनल आंसर बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता है। तो आपके आंसर में बैलेंसिंग चीज़ होनी चाहिए। बैलेंस कैसे करेंगे, इनका कुछ क्रिटिसिज्म बता के, वैदिक लिटरेचर की कुछ आलोचना करके। तो देखते हैं कि आलोचना में क्या क्या लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले आलोचना में ये लिखा जा सकता है कि ये एलिटिज्म को प्रमोट करते थे। ब्राह्मणवाद को ये क्या करते थे, ब्राह्मणवाद की प्रभुत्वता को बढ़ावा दिया गया था। ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू वेदास, परपेचुएटेड ब्राह्मणिकल डोमिनेंस। ठीक है, एलिटिज्म में क्या आ गया कि ब्राह्मणिकल डोमिनेंस को इन्होंने परपेचुएट कर दिया वैदिक लिटरेचर ने। उच्च वर्गवाद, यहाँ पे क्या हुआ था, ब्राह्मणवाद की प्रभुत्वता को बढ़ावा दिया गया। इसके बाद वर्ण व्यवस्था, पुरुष सूक्त में भी हमने आपको बताया था कैसे वर्ण व्यवस्था के बारे में बात की गई थी। तो उसी वर्ण व्यवस्था को कितनी न्याय संगत थी ये बताया गया था, या कितनी अन्याय संगत थी कि न्याय नहीं हो पाता था, उसकी व्याख्या की गई थी। ठीक है, जो कि न्याय संगत नहीं था, वर्ण व्यवस्था कोई न्याय संगत चीज़ नहीं थी उस समय। जब आज हम लोग देखते हैं तो न्याय संगत की जो वर्ण व्यवस्था जो है वो न्याय संगत नहीं थी। तो जो वर्ण व्यवस्था थी उस समय वो कैसी थी ये आप बता सकते हैं। जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में, लिंग असमानता कितनी थी, आप बहुत कम देखेंगे कि कोई सेक्रेट टेक्स्ट में किसी विमेन का या किसी महिला का कुछ भी उल्लेख है। ठीक है, उनकी बहुत ही सीमित उपस्थिति है सारे अनुष्ठानों और ग्रंथों में, जो भी हमने देखा है अभी तक वैदिक लिटरेचर में। तो अनुष्ठानों और ग्रंथों में महिलाओं की सीमित उपस्थिति थी, ये एक क्रिटिसिज्म हो गया, आलोचना हो गई। कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, जो व्याख्याएं थी, जो भाषा थी बहुत जटिल थी। ठीक है, आर्काइक संस्कृत यूज होती थी जो कि सिर्फ कुछ ही लोग पढ़ना जानते थे, जिसकी वजह से क्या होता था, ब्राह्मणवाद की प्रभुत्वता को बढ़ावा मिलता था। तो ये एक बात हो गई। और फिर हो गया सेक्टेरियन इंटरप्रिटेशंस, पंथिक व्याख्याएं, समय समय पे विभिन्न व्याख्याओं ने सिद्धांतों में विभाजन पैदा किया। अब अलग अलग समय पे अलग अलग इंटरप्रिटेशंस होते थे वैदिक लिटरेचर के, तो कुछ इरेशनल प्रैक्टिसेस को भी जस्टिफाई किया जाता था। तो ये इसके क्रिटिसिज्म हो गए। इसके बाद आप कुछ इनिशिएटिव्स ले सकते हैं कि कैसे इन वैदिक लिटरेचरों को बचाया जा रहा है, या कैसे ये अभी भी इंडिया के रिच कल्चर हेरिटेज का पार्ट बनी हुई है। तो आप यूनेस्को के बारे में बता सकते हैं। यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है ऋग्वेद को एज अ पार्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, यूनेस्को ने ऋग्वेद को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त की है। ठीक है, मान्यता प्रदान की है। तो ये आप अगर ये लिख देंगे तो आपको उनको ये भी समझ में आ जाएगा कि आप करंट अफेयर से भी काफ़ी थरो हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ स्टैटिक ही पढ़ के गए हैं। तो ये बहुत ही अच्छा संगम है, बहुत ही अच्छा एक मिक्स्ड है कि आप करंट अफेयर्स को भी फॉलो कर रहे हैं और करंट अफेयर्स को अपने आंसर में इंक्लूड कर रहे हैं। फिर आप कुछ इंडियन एफर्ट्स के बारे में अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं, जैसे नेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिशन है, भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान है जो कि वैदिक स्टडीज़ को प्रमोट करता है। साथ ही साथ आप मॉडर्न योग के बारे में बता सकते हैं, मेडिटेशन प्रैक्टिसेस के बारे में बता सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं।
अब हमको पता है आपको 250 शब्दों में ही लिखना है, पर इसी में से आपको लिखना है, तो अगर आप जितनी ज़्यादा स्पेसिफिक चीज़ें लिखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। अब कंक्लूड कैसे करना है, देखिए कंक्लूजन कैसे आपको स्ट्रांग बनाना है। तो कंक्लूजन में आप लिखिएगा, वैदिक लिटरेचर इज नॉट जस्ट अ रिपोजिटरी ऑफ एंशिएंट रिचुअल्स बट अ टाइमलेस रिफ्लेक्शन ऑफ इंडियाज स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल हेरिटेज. Its principles continue to inspire global discourses on sustainability, philosophy and cultural harmony. हिंदी में देख लीजिए, वैदिक साहित्य केवल प्राचीन अनुष्ठानों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह भारत की आध्यात्मिक और बौद्धिक धरोहर की एक शाश्वत प्रतिबिंब है। ठीक है, आध्यात्मिक और बौद्धिक धरोहर का एक शाश्वत प्रतिबिंब है। इसके सिद्धांत वैश्विक स्तर पर स्थिरता, दर्शन और सांस्कृतिक सामंजस्य पर चर्चाओं को प्रेरित करते हैं। ठीक है, तो ये अगर आपका कंक्लूजन हो जाता है तो बहुत ही अच्छे आपको नंबर मिलेंगे। आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, कैसे आंसर फ्रेम करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आंसर में इंक्लूड करने हैं। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने है, राइट अ नोट ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ सर सैयद अहमद खान इन मॉडर्न एजुकेशन। ठीक है, आपसे पूछा गया है आधुनिक शिक्षा में सर सैयद अहमद खान के योगदान पर एक टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, कंट्रीब्यूशन मतलब योगदान, किसका योगदान, सर सैयद अहमद खान का योगदान, किस चीज़ में, आधुनिक शिक्षा में। तो सबसे पहले आप सर सैयद अहमद खान के बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देंगे, एक छोटी सी परिभाषा लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे आप, सर सैयद अहमद खान 19वीं सदी के, याद रखिएगा टाइमलाइन मेंशन करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये 19th सेंचुरी इंडिया के एक दूरदर्शी सुधारक और शिक्षाविद थे। ठीक है, विजनरी रिफॉर्मर और एजुकेशनिस्ट थे। इन्होंने भारतीय मुसलमान के बीच शिक्षा के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, देखिए आपने तुरंत यहाँ पे पकड़ लिया, शिक्षा का आधुनिकीकरण मतलब मॉडर्न एजुकेशन। तो यहाँ पे क्या हुआ, एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि आपने एकदम मतलब कोर पे हिट किया है और आपको एकदम समझ में आ गया है कि क्वेश्चन आपसे क्या डिमांड कर रहा है। तो ये शिक्षा का आधुनिकीकरण कैसे हुआ है, यहाँ पे इसमें पारंपरिक इस्लामी ज्ञान को आधुनिक वैज्ञानिक और धर्मनिरपेक्ष अध्ययन के साथ जोड़ा गया। ठीक है, तो सर सैयद अहमद खान ने क्या किया, सर सैयद अहमद खान ने शिक्षा के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए पारंपरिक इस्लामिक ज्ञान को आधुनिक वैज्ञानिक और धर्मनिरपेक्ष अध्ययन के साथ जोड़ा। ठीक है, He blended traditional Islamic knowledge with modern scientific and secular studies. आप एग्जाम्पल प्रोवाइड कर सकते हैं, मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज का इन्होंने स्थापित किया था, जिसको बाद में कन्वर्ट हो गया था या लेटर इवॉल्व इनटू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में फिर बाद में विकसित हुआ था। कब स्थापित किया गया था, तो 1875 में। कोशिश करिएगा ऐसे क्वेश्चंस में, हिस्टोरिकल क्वेश्चंस में आप जितनी ज़्यादा टाइमलाइन दें, कुछ ईयर आप प्रोवाइड करें, तो इससे और ऑथेंटिसिटी आपके आंसर की बढ़ जाती है। अब यहाँ पे कुछ पृष्ठभूमि और प्रसंग के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, आप हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट या सोशल कॉन्टेक्स्ट। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जोड़ देगा सर सैयद अहमद खान के मॉडर्न एजुकेशन में कंट्रीब्यूशन को जोड़ देगा 1857 के रिवोल्ट से। ठीक है, तो ये आप कैसे यूज़ करेंगे, आप 2 लाइन में ये चर्चा कर लेंगे, ये बता देंगे कि 1857 के विद्रोह के बाद मुसलमानों को ब्रिटिश शासन के तहत सामाजिक राजनीतिक हाशिए पर धकेल दिया गया था और उनको मुख्य धारा में लाना था। उनको जो हाशिए पर पहुंच गए थे, सामाजिक राजनीतिक हाशिए पर मुसलमान जो थे, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए सर सैयद अहमद खान ने शिक्षा को उत्थान की कुंजी के रूप में पहचाना। तो ये आपका 2 लाइन का ऐतिहासिक प्रसंग हो गया। ये बहुत ही अच्छा एक लॉजिकल ब्रिज हो गया इंट्रोडक्शन के बीच में और मेन बॉडी के बीच में या मुख्य भाग के बीच में। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में आप प्रोवाइड कर सकते हैं कि आफ्टर 1857 रिवोल्ट मुस्लिम्स फेस्ड सोशियो पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन अंडर ब्रिटिश रूल। सर सैयद रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन एज द की टू अपलिफ्टमेंट। अगर आप पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट देना चाहते हैं तो आप ये बात कर सकते हैं कि ब्रिटिश के साथ सहयोग के भरोसे को बढ़ावा देने और शासन में मुस्लिम प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के माध्यम माना। ठीक है, तो ये राजनीतिक प्रसंग हो गया, जिसमें ये सोचा गया, ये माना गया सर सैयद अहमद खान की वजह से कि अगर ब्रिटिश के साथ सहयोग देना है तो क्या करना पड़ेगा, मुस्लिमों को जो एजुकेशन या जो मुस्लिमों के में शिक्षा प्रणाली है उसका आधुनिकीकरण करना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही साथ आप सामाजिक
प्रसंग भी देख लीजिए कि यहाँ पे जो रूढ़िवादी इस्लामी विचारधारा को आधुनिकता और तर्कशीलता के साथ संगत बनाने के लिए सुधार का लक्ष्य रखा। तो ही tried to reform conservative Islamic thought to make it compatible with modernity and rationalism. अब हम लोग यहाँ पे की कंट्रीब्यूशंस की चर्चा कर लेंगे, जो हमारा मुख्य पार्ट है, जो मुख्य डिमांड है, मेन डिमांड है, मेजर डिमांड है क्वेश्चन की। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन में देखें तो सबसे पहले आप यही बताएंगे कि इन्होंने क्या किया था। इन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, MAO कॉलेज की स्थापना की थी, विच इंक्लूडेड इस्लामिक अध्ययन को विज्ञान और मानविकी के साथ मिलाकर आधुनिक पाठ्यक्रम की शुरुआत की। ठीक है, तो दिस इंक्लूडेड मॉडर्न कैरिकुला कंबाइनिंग इस्लामिक स्टडीज विद साइंस एंड ह्यूमैनिटीज। ये पहला इस्टेब्लिशमेंट हो गया, तो ये पहला कंट्रीब्यूशन हो गया। तो आप कैसे लिखेंगे, तो आप सब हेडिंग्स बना बना के लिखेंगे। ठीक है, आप डायरेक्टली ये ऐसे मत लिख दीजिएगा डायरेक्ट इंट्रोड्यूस मॉडर्न कैरिकुला कंबाइनिंग इस्लामिक स्टडीज विद स्कूल्स एंड विद सोसाइटीज विद साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़, जबकि आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इसको हम आपको पॉइंट आउट करके दिखाते हैं। ये आप पहले सब हेडिंग यूज़ करिएगा। ठीक है, जैसे ए में सब हेडिंग यूज़ हुई है स्टैब्लिशमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, फिर बी में एडवोकेसी फॉर मॉडर्न एजुकेशन, सी में रिफॉर्मिस्ट लिटरेचर, डी में रोल इन सोशल रिफॉर्म और ई में पॉलिटिकल एंगेजमेंट। तो ये देखिए सब हेडिंग्स भी दी गई है। सब हेडिंग से क्या होता है, एग्जामिनर को पता चल जाता है कि आपने मेजरली क्या क्या पार्ट कवर किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए स्कूल और पुस्तकालय के में आप क्या लिखेंगे, पश्चिमी साहित्य को उर्दू में अनुवाद करने के लिए अलीगढ़ की वैज्ञानिक सोसाइटी जैसे स्कूलों की स्थापना की। ठीक है, साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़ की स्थापना हुई इसी के अंतर्गत। आधुनिक शिक्षा के प्रति वकालत की गई, मुसलमानों को प्रशासनिक और पेशेवर क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए अंग्रेजी शिक्षा अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। ठीक है, ही इनकरेज मुस्लिम्स टू अडेप्ट इंग्लिश एजुकेशन टू कम्पीट इन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड प्रोफेशनल स्फीयर्स। इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट भी पब्लिश किया गया। फिर रिफॉर्मिस्ट लिटरेचर की बात की गई, तो इन्होंने कैसे कंट्रीब्यूट किया, मॉडर्न एजुकेशन को मॉडर्नाइज करने के लिए, एजुकेशन को मॉडर्नाइज करने के लिए, तो इन्होंने सुधारवादी साहित्य लिखना शुरू कर दिया, जिसमें असर उस सनादीद है। ठीक है, असर उद सनादीद है, और साथ ही साथ कुछ टिप्पणियां लिखी, कुछ कृतियां लिखी जो विश्वास और तर्क संगतता के साथ के बीच सामंजस्य स्थापित करती है। ठीक है, तो क्या कर रहा था, जो इनका विश्वास है, जो इस्लामिक स्कॉलर्स का विश्वास था अपने अपने रिलीजन को लेके, अपनी एजुकेशन सिस्टम को लेके, उसको किसके साथ जोड़ना था, उसको रैशनलिज्म के साथ जोड़ना था। ठीक है, तो ये क्या हुआ, रिकंसिलिएशन ऑफ फेथ विद रैशनलिज्म, ये पार्ट हो गया। फिर इनका रोल सोशल रिफॉर्म में कैसे था, तो इस सोशल रिफॉर्म में ये कैसे क्या काम किए जिसकी वजह से एजुकेशन जो है वो मॉडर्नाइज हो पाई। तो ही एडवोकेटेड फॉर रिमूवल ऑफ सुपरस्टिशंस एंड ऑर्थोडॉक्सी अमंग मुस्लिम्स। क्या ऑर्थोडॉक्सी थी, विमेन को ना आगे बढ़ने की, उनको एजुकेशन ना इम्पार्ट करने की एक ऑर्थोडॉक्सी थी। तो इन्होंने इस पे ऊपर स्ट्रेस किया था कि महिलाओं के शिक्षा पर जोर दिया, हालांकि उनके प्रयास सामाजिक बाधाओं से सीमित थे। ठीक है, ये अलग बात है, अभी हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने अंधविश्वास और रूढ़िवादिता को दूर करने के लिए वकालत की थी। फिर पॉलिटिकल एंगेजमेंट में क्या काम किया इन्होंने, तो इन्होंने मुसलमानों के बीच शिक्षा और एकता को बढ़ावा देने के लिए ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की भी स्थापना की थी। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है, ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। इसमें क्या हुआ, इन्होंने एजुकेशन और यूनिटी को बढ़ाने के लिए, मुस्लिम्स के बीच में एजुकेशन और यूनिटी बढ़ाने के लिए ये कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी। तो ये हो गया हमारा की कंट्रीब्यूशन। अब हम क्या लिखेंगे, आगे देखते हैं। तो हमने शुरुआत की थी इंट्रो से, जहाँ पे हमने सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में कुछ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया था कि वो 18th सेंचुरी के एजुकेशनिस्ट थे और ट्रांसफॉर्मेटिव रोल उन्होंने प्ले किया था इस्लामिक एजुकेशन को मॉडर्नाइज करने में, शिक्षा के आधुनिकीकरण में। इसके बाद हमने प्रसंग दिया था, पृष्ठभूमि दी थी 1857 रिवोल्ट की, जिसमें यह बताया गया था कि मुस्लिम 1857 के बाद जो मुस्लिम समाज था वो हाशिए पर आ गया था। तो अब जो मुस्लिम समाज हाशिए पर था उसको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सर सैयद अहमद ख़ान ने कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस किए थे, शिक्षा का आधुनिकीकरण किया था। उसके बाद हमने की कंट्रीब्यूशंस देखे थे उनके, उनमें देखा था कि कैसे उन्होंने रिफॉर्मिस्ट लिटरेचर लिखे, कैसे उन्होंने कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज की, कैसे उन्होंने अलीगढ़ गजट इंस्टीट्यूट का एक पब्लिकेशन किया, साथ ही साथ
मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, और फिर क्या हुआ, अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। तो ये कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस हमने देखे थे। अब इनका आप बैलेंस कैसे करेंगे, इनको बैलेंस आउट करने के लिए अभी आपने सारे पॉजिटिव्स लिखे थे, अब इनका निगेटिव्स लिखिए कि इन्होंने रिफॉर्म तो लाए, इन्होंने शिक्षा के आधुनिकीकरण पर जोर दिया, पर इसकी क्या लिमिटेशंस थी, इनकी क्या आलोचना की जा सकती है, या क्या इनके लिमिटेशंस रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी क्रिटिसिज्म्स हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहली बात है, ये उच्च वर्गीय मुसलमानों पर अपना ध्यान केंद्रित करे थे। ठीक है, तो ही फोकस्ड ऑन एलीड मुस्लिम्स, लिमिटेड आउटरीच टू लोअर इनकम ग्रुप्स एंड रूरल पॉपुलेशंस। निम्न आय वर्ग और ग्रामीण आबादी तक उनकी पहुंच सीमित थी। ठीक है, तो इनका जो भी आधुनिकीकरण था वो सिर्फ उच्च वर्गीय मुसलमानों तक ही केंद्रित था। इन्होंने नेग्लेक्ट किया विमेंस एजुकेशन को। ठीक है, महिला की शिक्षा को बढ़ावा देने में उनके प्रयास न्यूनतम और सीमित थे। ठीक है, ओवर एम्फोसिस ऑन इंग्लिश, क्रिटिक्स का मानना है, आलोचकों का मानना है कि इससे पारंपरिक विद्वान और आम लोग अलग थलग हो गए थे, क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा पे अत्यधिक जोर दे दिया गया था, जिसकी वजह से जो पारंपरिक शिक्षा है हमारी वो पिछड़ गई थी, और जो आम लोग जो पारंपरिक शिक्षा अभी तक ले ही रहे थे वो इनसे अलग थलग हो गए थे। लिमिटेड इंक्लूसिविटी, फोकस्ड मेनली ऑन मुस्लिम, साइडलाइनिंग अदर कम्युनिटीज। ठीक है, तो इन्होंने क्या हुआ, इन्होंने मुख्य रूप से मुसलमानों पर ही ध्यान केंद्रित किया और अन्य समुदायों को नज़रअंदाज कर दिया। फिर क्या है, क्रिटिसिज्म पॉलिटिकल अलाइनमेंट विद ब्रिटिश, ही इज अक्यूज्ड ऑफ बीइंग ओवर कंसिलिएटरी टू ब्रिटिश पॉलिसीज, ब्रिटिश के साथ राजनीतिक गठजोड़। ठीक है, ब्रिटिश के साथ राजनीतिक गठजोड़, ब्रिटिश नीतियों के प्रति अत्यधिक सहानुभूति रखने का आरोप लगाया गया। ठीक है, अब ये चाहते थे कि ढेर सारे मुस्लिम्स क्या हो, एडमिनिस्ट्रेशन में आए, पॉलिटिक्स में आए, जिससे क्या है जो हाशिए पर है उनको मुख्य धारा से जोड़ा जाए। तो इसलिए ये अत्यधिक सहानुभूति रखते थे ब्रिटिश की पॉलिसीज़ के साथ। ठीक है, ओवर कंसिलिएटरी थे ब्रिटिश पॉलिसीज से। ठीक है, तो ये क्रिटिसिज्म हो गया। अब आपका आंसर बैलेंस हो गया है। अब आप यहाँ पे अच्छा सा एक कंक्लूजन लिख दीजिए। कंक्लूजन कैसे लिखेंगे, कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं, सर सैयद अहमद खान कंट्रीब्यूशन लेड द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न एजुकेशन अमंग इंडियन मुस्लिम्स, fostering socio-economic progress and bridging the gap between tradition and modernity। और आप अगर कोई कोट लगाना चाहते हैं एजुकेशन से संबंधित तो आप लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे नेल्सन मंडेला जी का कोट आपको याद होगा। नेल्सन मंडेला राइटली सेड, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। हिंदी में देख लेते हैं, सर सैयद अहमद खान के योगदान ने भारतीय मुसलमानों के बीच आधुनिक शिक्षा की नींव रखी, जिससे सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई और परंपरा व आधुनिकता के बीच खाई कम हुई। और जैसा कि नेल्सन मंडेला जी ने कहा था, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन आराम से कंप्लीट हो जाता है। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अगर आप यूपी पीसीएस 2025 और 2026 के लिए मेंस प्रिपरेशन के लिए मेंस मेंटरशिप लेना चाहते हैं और एक अनलिमिटेड इवैल्यूएशन का पार्ट होना चाहते हैं, जहां पे सिर्फ 30 बच्चों का एक बैच इंक्लूड किया जाएगा, तो आप ये जानकारी हमारे पीसीएस फिल्टर नाम के टेलीग्राम चैनल पे ले सकते हैं। इस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और बाकी सारी जानकारियां आपको वहां पे पिंड पीडीएफ जो कि मेंस 2024 से संबंधित होगा, वो आप वहां जाके उसको एक्सेस कर सकते हैं। आपको हमारे बारे में पता चल जाएगा, हमने यूपी पीसीएस मेंस 2023 लिखा था, इसके बाद नॉन इंटरव्यू पोस्ट में शॉर्टलिस्ट हुए थे पर फाइनली हमारा नहीं हो पाया था, और हमने कहाँ कहाँ पे काम किया है ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे पता चल पाएंगी। तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, आप 2 आंसर अपने सबमिट भी कर सकते हैं फ्री वैल्यूएशन के लिए। उसके बाद आप असेस कर सकते हैं आपकी तैयारी, और आप अगर मेंस मेंटरशिप लेना चाहते हैं तो आप आराम से ले सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का।